तो आगाज़ करेंगे आज हम एफएससी पार्ट सेकंड के फिजिक्स बुक का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेस क्या है, इसके दुनिया के अंदर किस किस ने कौन कौन सा मार्का किया है, कौन कौन सी चीज़ें इन्वेंट की हैं, तो आज इस टॉपिक के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ओवरव्यू ले लें कि आज इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। फिर सेकंड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, इसकी डिफाइन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज होता क्या है बेसिकली, जिसके ऊपर ये सारी गेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की या इलेक्ट्रोस्टैटिक की। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है, एंड द फाइनल कूलम्स लॉ क्या है। आज के हमारा इस लेक्चर के अंदर हम ये कंटेंट्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन क्या है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो फंडामेंटल प्रोसेस थे इलेक्ट्रोस्टैटिक को मद्देनजर रखते हुए हमने दो प्रोसेस डिस्कस किए थे। एक प्रोसेस है उनमें कूलम्स लॉ, जो चार्ल्स कूलम ने लॉ दिया था टू मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट स्टैटिक चार्जेस, उसको लेके जो उसने लॉ दिया था वो कूलम्स लॉ था। फिर सेकंड प्रोसेस था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फिगरेशन। ये वो मेजर प्रोसेस था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करते हुए इन्वेंट हुआ था या इसके ऊपर सर्च हुई थी। तो आइए देखते हैं कि जी कूलम्स लॉ के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर क्या करना है। कूलम्स लॉ के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होती है, ठीक है, और किस मकदार में होती है, उसका क्या असर होता है इर्द गिर्द। फिर हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है स्टैटिक चार्जेस के इर्द गिर्द, उसका एक्सप्रेशन किस तरह कैलकुलेट करना है और वो एक्सप्रेशन हमने इस्तेमाल किस तरह करना है। फिर थर्ड वन पढ़ेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसके जरिए से वर्क डन किस तरह करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो वर्क डन करती है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कूलम्स लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर हमने फैक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है, कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या एक एरिया ऐसा है या एक स्पेस ऐसी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उसका फैक्ट क्या होगा वो हमने डिस्कस करना है। एंड दी सेकंड वन वाज अ होलो सिलेंडर, ये जस्ट नॉट अ होलो सिलेंडर। इसका मेन है कि अगर हम किसी सिलेंडर की सरफेस पे चार्जेस को बखेर देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमने ये डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद कोरोना इफेक्ट क्या होता है। अरे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फिगरेशन थी, इसको लेके बहुत से जनरेटर बनाए गए थे, एक्सेलरेटर जिसको बोलते हैं। उनमें से फर्स्ट वन जो है वैन डी ग्राफ जनरेटर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को जनरेट करता है और उसको यूजफुल वर्क के तौर पे काम कभी करवाता है। बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इस इफेक्ट को कोरोना इफेक्ट को बोलते हैं, इसको कोरोना इफेक्ट बोलते हैं, जिसके जरिए से ये आपकी आसमानी बिजली यानी कि लाइटनिंग होती है, ये भी कोरोना इफेक्ट का ही एक असर है, ठीक है, ये पढ़ना है। और फिर हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिंपल वर्डिंग के अंदर तो उसको बोलते हैं जी स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस, यानी कि अगर चार्ज रुके हों तो उस रुके हुए चार्ज के मुतल्लक स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फील्ड, उसका इफेक्ट, उसका वर्क डन, मींस के रेस्ट चार्जेस के मुतल्लक कुछ भी स्टडी करना हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। सेकंड वन इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, इसी स्टैटिक चार्जेस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, वही फील्ड अगर किसी दूसरे के ऊपर असर रखती है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसका सिंपल सा कंसेप्ट मैं देता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ये वो फोर्स है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में ज्वाइन करके रखती है, जिसकी बदौलत मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्रिएट होते हैं। थर्ड वन है बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिक लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्या है, बेसिक लॉ कुछ इस तरह के है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं
दफा करते हैं। अगर पॉजिटिव की फील्ड में पॉजिटिव आ जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये लिखा था बेसिक लॉ में से एक लॉ। सेकंड लॉ, अनलाइक जो चार्जेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए कशिश रखते हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की फील्ड में पड़े हैं तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, ये होता है बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर आता है व्हाट इज द चार्ज। जहां तक अब तक हमने जितनी भी कहानी ये जोड़ी है ये सारी की सारी चार्जेस के ऊपर थी, तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज बेसिकली क्या है, व्हाट इज द चार्ज। तो बेटा ये जो चार्ज होता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल पार्टिकल की, जो ज़ाहिर करती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डेफिशिएंसी है या एफिशिएंसी, ये प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं सिंपल वर्डिंग में तो ये होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज। फिर बात आती है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। ये बेटा जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये नेक्स्ट कूलम्स लॉ के लिए बहुत ही एप्लीकेबल है। इन कंसेप्ट्स को पहले क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो जब हम कूलम लॉ समझेंगे तो कूलम्स लॉ को समझते हुए हमारे जो टॉपिक के अंदर वर्ड्स आएंगे या कंसेप्ट आएंगे तो फिर वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए हम इनको स्टार्ट के अंदर ही क्लियर कर रहे हैं। तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, इसको लोकलाइज्ड चार्जेस भी बोलते हैं। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं कि अगर दो चार्जेस किसी खास डिस्टेंस पे पड़े हैं तो उनका चार्जेस का खुद का साइज उस दरमियानी मौजूद डिस्टेंस से भी कम हो, उसको हम पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। यानी कि सपोज करते हैं कि ये हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो आपस में सेपरेट हैं r डिस्टेंस से। तो Q1 और Q2 का खुद का वजूद इस दरमियानी डिस्टेंस से भी कम होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। या आप ये भी कह सकते हैं अ पार्टिकल विद नो जीरो चार्ज इज कॉल्ड अ पॉइंट चार्ज। ऐसा चार्ज जो छोटे से छोटा हो और नॉन जीरो हो, यानी कि उसके ऊपर चार्ज हो कुछ ना कुछ, जीरो ना हो, उसको हम पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं। फिर आता है टेस्ट चार्ज। तो बेटा सिंपल वर्डिंग में टेस्ट चार्ज कुछ यूं होता है कि ऐसा चार्ज जो किसी दूसरे चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए करीब लाया जा रहा है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसका हम जो एग्जैक्ट डिफाइन है वो ये भी कर सकते हैं, अ स्मॉल चार्ज with have very small like a negligible small या negligible weak field, उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यानी कि इसकी क्या होती है, very small field, that charge which have very small field is called या weak field is called test charge। फिर बात आती है कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ क्या है, ये जितनी भी हमने स्टडी की है इसी को डील करता है कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स चलते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। कूलम्स लॉ के अंदर हमने किन किन मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ के दो पार्ट्स हैं, एक तो सिंपल कूलम्स लॉ जो आपने मैट्रिक के अंदर क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको देखेंगे कि जी वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ क्या होती है। फिर देखेंगे कि कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम, कि अगर मीडियम मौजूद हो बिटवीन पॉइंट चार्जेस तो फिर कूलम्स लॉ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरह हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जी कूलम्स लॉ की तरफ। सिंपल कूलम्स लॉ चीज़ क्या है, ये बेटा मैं बताता चलूँ कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है जो चार्ल्स कूलम ने की थी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस। इनके चार्जेस अगर रुके हों, दो पॉइंट चार्जेस, तो उन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होगी उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को हम कूलम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने ली थी, ये चार्ल्स कूलम नाम के जर्मन इंजीनियर थे, इन्होंने ये कैलकुलेशन की थी और ये किस इंस्ट्रूमेंट्स के तहत की थी, उसको हम बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस। इसने टॉर्शन बैलेंस को यूज करते हुए
ये फोर्स कैलकुलेट की थी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, ये टॉर्शनल बैलेंस क्या होता है ये भी आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये होता है टॉर्शनल बैलेंस, जो चार्ल्स कूलम नाम के साइंटिस्ट ने इसको इस्तेमाल किया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम सिंपली डिफाइन करते हैं कूलम्स लॉ क्या है। तो चार्ल्स कूलम ने कहा था कि अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे की फील्ड में रखें, यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज करते हैं हमारे पास ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक का नाम Q1 है, दूसरे का नाम Q2 है, और ये कुछ सेपरेशन डिस्टेंस R पे पड़े हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, फील्ड के अंदर है। मैं यहाँ पर फील्ड इंडिकेट भी कर देता हूँ डॉट्स के साथ। ये Q1 की फील्ड आ गई और Q2 की फील्ड को मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, आपको मिसकन्फ्यूजन ना हो। तो ये बेटा फील्ड है, यहाँ पर फील्ड ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ये डॉट्स का एक मकसद भी है। देखें, चार्जेस के करीब करीब डॉट्स क्या है, ज़्यादा हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं डॉट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि जो फील्ड चार्ज के करीब होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे हम चार्जेस से दूर हटते जाएंगे फील्ड हमारी कमज़ोर होती जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चार्जेस के लिए नहीं है, कोई भी स्टैटिक चार्ज हो उन सब के लिए यही एप्लीकेबल होगा कि चार्ज के करीब करीब फील्ड जो होती है बेटा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे चार्ज से अवे जाएं वो फील्ड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों चार्जेस एक दूसरे की फील्ड पे पड़े हैं। अब फील्ड का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट इज़ अ फील्ड? फील्ड बेटा वो इफेक्टेड एरिया होता है चार्जेस के इर्द गिर्द या किसी भी बॉडी के इर्द गिर्द, जिस एरिया के अंदर अगर कोई दूसरी बॉडी आ जाए तो पहली वाली बॉडी उस बॉडी के ऊपर इफेक्ट रखे, उसको हम बोलते हैं फील्ड। तो चार्जेस की फील्ड है। अच्छा, उसने कहा था कि ये अगर एक दूसरे की फील्ड में रख दें तो इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, जिसको कूलम्स फोर्स का नाम दिया था। वो फोर्स डायरेक्ट रिलेशन के साथ होगी इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और वही फोर्स इनवर्स भी होगी स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। जितने डिस्टेंस में दोनों चार्जेस पड़े हैं उसके स्क्वायर की होगी। इसको हम एक और नाम भी देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगी, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हमने खत्म किया तो ये इक्वेशन बन जाएगी K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये वाला जो K है इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इस K को क्या बोलते हैं बेटा? कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? K इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये वैल्यू कैसे आई और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है बेटा इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सवाल यहाँ पे परमिटिविटी क्या होती है? व्हाट इज अ परमिटिविटी? तो बेसिकली बेटा परमिटिविटी जो होती है ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जो स्टैटिक चार्जेस के दरमियान में मौजूद होता है। तो ये प्रॉपर्टी कैसी? प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल विच अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस की फोर्स को अगर अफेक्ट कर रहा है तो उस इफेक्ट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो चूंकि यहाँ पर हम फ्री स्पेस ले रहे हैं इन दोनों चार्जेस के दरमियान में, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, साथ में कूलम स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को अगर हम इस K की रिलेशन के अंदर रिप्लेस करें, यानी कि K इज इक्वल टू 1/4 और पाई की वैल्यू 3.14, साथ में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻12। तो जब इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये थी कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये आ रही है। अब बात यहाँ पर ये है कि ये जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया है
ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसकी वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ के। पहला है जी नंबर ऑफ कांस्टेंट अफेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा होता है जी इसके मीडियम बिटवीन दी चार्जेस। जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान में मीडियम होगा, यहाँ पर तो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के अलावा भी मीडियम आ सकते हैं, वो मीडियम, ये दो फैक्टर्स हैं जो के की वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं। इन दी सिंपल वर्ड जो हमारे पास कूलम लॉ की इक्वेशन आई है फाइनल, वो ये है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर हम के की वैल्यू को रिप्लेस करें तो ये इस फॉर्म में भी आती है 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई कूलम्स लॉ की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, आइए वो हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास कूलम लॉ की फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अब इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म इसकी किस तरह की होती है और ये किस तरह असरअंदाज होती है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम ने कहा था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में मौजूद है जो सेपरेशन डिस्टेंस r पे है, तो Q1 असर रखता है Q2 पर और Q2 भी असर रखती है Q1 पर। ये कैसे पता चला कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, उसने बोला था कि एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो सिमिलरली केस यहाँ पर भी है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हों Q1 Q2, और पहला चार्ज अगर दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो हम इसको बोलते हैं F21। पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, और अगर यही फोर्स इस तरफ हो तो हम इसको बोलते हैं F12। सेकेंड चार्ज पहले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। आई समझ? तो हम इसको एक वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और दूसरा यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो इंडिकेट करता है कि इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। तो हम F21 इज इक्वल टू K1 K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर पुट करेंगे R21 यूनिट वेक्टर। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और सेकंड इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे F12, यानी कि चार्ज सेकंड पर फोर्स लगे, चार्ज सेकंड फोर्स लगा रहा है चार्ज 1 पर, तो ये वैल्यू होगी K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर भी उसी का अप्लाई करेंगे। ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ उसने बोला था कि अगर एक्शन हो तो रिएक्शन उसके क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ये नेगेटिव साइन हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे में बराबर लग रही हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये थी बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास है कि जी कूलम्स लॉ के दरमियान में या चार्जेस के दरमियान में अगर मीडियम आ जाए तो फिर कूलम लॉ पे क्या इफेक्ट होगा, आइए वो देखते हैं। यानी कि थर्ड जो हमारे पास पॉइंट था वो था कूलम्स लॉ इन दी मटेरियल मीडियम। अगर मीडियम आ जाए यानी कि इन दोनों के दरमियान में अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी वैक्यूम है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री स्पेस, चूंकि हम पहले फ्री स्पेस इस्तेमाल कर रहे थे, फ्री स्पेस, डिफरेंस बिटवीन फ्री स्पेस एंड वैक्यूम, दोनों में क्या इफेक्ट है, ये आप लोगों की असाइनमेंट भी है, लेक्चर के एंड पे मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जी इन दोनों के दरमियान में हमने वैक्यूम ले लिया, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में। अब जो कूलम फोर्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो आइए देखते हैं कि जी इफेक्ट क्या होगा। ये उसकी इक्वेशन है जिसको हम कहते थे कि अगर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इस्तेमाल करें तो अगर तो चार्जेस के दरमियान में मीडियम आ जाता है तो फिर हम यहाँ पर एक फैक्टर इस्तेमाल करेंगे एप्सिलॉन आर विच इज इक्वल टू विच इज कॉल्ड relative permittivity of relative permittivity इसको बोलते हैं बस। ठीक है, ये फैक्टर क्या है, relative permittivity। अब relative permittivity क्या होती है,
तो ये मैं एक्सप्लेन कर दूं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडिंग द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये इनको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मीडियम इस्तेमाल हो रहा है तो हम मीडियम के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल होता है रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। सवाल यहाँ पर यह है कि हम रिलेटिव परमिटिविटी क्यों अब इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू थी बहुत बड़ी सी और साथ में यूनिट्स भी थे, तो हर मीडियम की इस तरह की वैल्यूज को याद रखना, मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने एक फैक्टर इस्तेमाल किया रिलेटिव परमिटिविटी का, जो कि रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज आ रही हैं, मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी। जब ये दोनों रेशियो लेंगे तो एक तो वैल्यू छोटी हो जाएगी और दूसरी यूनिट लेस हो जाएगी, ये हमारे लिए बेनिफिशियल। जैसे कि अब रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम है वो 1 है, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम 1 है। अगर एयर की बात करें तो 1.0006 है, 1.006 है, वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द एयर है। ठीक है, अब बाकी जितने भी मीडियम है उन सब की रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा है। एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 सिर्फ वैक्यूम की, बाकी सब मीडियम की इससे ज्यादा होती है। तो आइए इसके मौजूदगी के अंदर हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर, सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन m इस्तेमाल करेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की मौजूदगी के अंदर। तो उसकी मौजूदगी के अंदर वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पर हम मीडियम की कैलकुलेट कर चुके हैं, Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, एप्सिलॉन r एक साइड पे निकाल लेता हूँ, बाकी फार्मूला मैं एक साइड पे कर देता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी है। अब ये वैल्यू आपने मालूम की है पहले कि वो किसके इक्वल थी, फोर्स, कूलम फोर्स किसकी मौजूदगी में, फ्री स्पेस की मौजूदगी में। तो हम बोल सकते हैं कि जी F जो मीडियम है, यानी कि मीडियम की मौजूदगी के अंदर वो इक्वल होती है F फ्री स्पेस वाली डिवाइडिंग बाय एप्सिलॉन r। इस फैक्टर के मद्देनजर रखते हुए कि जो हमारे पास एप्सिलॉन यानी कि कूलम फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम आ रहा है, वो हमेशा लेस देन होगा फ्री स्पेस के, यानी कि फ्री स्पेस के अंदर जो कूलम फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, और जैसे ही मीडियम आ जाएगा उसके अंदर तो कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, अपना असर कम कर देगी। लेकिन ये वाले जो कंसेप्ट है ये वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो क्यों नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाएगी, तो ये वैल्यू सेम की सेम आएगी, जैसी फ्री स्पेस में आती है वैल्यू वैसे ही वैक्यूम में भी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता दूँ, जिसको हम शॉर्टकट भी बोलते हैं, कि अगर आपके पास सपोज फोर्स दे दी जाए कि F इज इक्वल टू -10 न्यूटन, आपने बताना है कि ये कूलम फोर्स है और ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो इसको देखने के लिए हम ये करेंगे कि ये जो F डायरेक्ट रिलेशन के साथ होता है Q1 Q2 के। इमेजिन कर लेते हैं कि ये Q1 है वो पॉजिटिव है Q, ठीक है, और Q1 जो नेगेटिव Q और Q2 क्या है, पॉजिटिव Q है। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें तो ये कुछ यूं बनेगी, नेगेटिव Q और पॉजिटिव Q, तो आंसर में आएगा जी नेगेटिव Q स्क्वायर। बाकी वैल्यूज तो इसकी कांस्टेंट रहेगी, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली, ये वाली सारी इतनी सी वैल्यू। मैं फैक्टर ये बता रहा हूँ कि चार्जेस का फैक्टर क्या होगा। आंसर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, जब नेगेटिव आएगा तो इट्स मीन कि ये रिपल्सिव फोर्स होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास पॉजिटिव में आती है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, और अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज आल्सो पॉजिटिव। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कि अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि आपको सिंपल फोर्स दे दी जाए, बताएं कि ये जी रिपल्सिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो आप साइन देख के बता सकते हैं कि ये रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, और उसके अलावा एक और हिंट्स है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हों Q1 और Q2, ठीक है, ये ले लें, यहाँ सिंपल आप डायरेक्ट फोर्स ही लें। अगर फोर्स हमारे पास लेस देन 0 आती है, कूलम फोर्स आपने कैलकुलेट की, फाइनल जो रिजल्ट आएगा अगर उसकी वैल्यू 0 से कम आई तो फोर्स क्या होगी बेटा जी, नेगेटिव में आ जाएगी फोर्स, यानी कि 0 से कम होने का मतलब है नेगेटिव में फोर्स, और नेगेटिव क्या होती है,
अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और यही अगर कूलम फोर्स आपके पास ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव में आ जाती है तो फिर क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। ये चंद चीज़ें थी जो आपको समझानी थी बेटा इस लेक्चर के अंदर। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। तो फिजिक्स एकेडमी के पेज को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है, आप अल्लाह आमीन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।